अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में शहनशाह साहब घोड़ों के पास आ रहे होते हैं कि एक तरफ से अलाउद्दीन साहब भी उनके पास आ जाते हैं। शाहीन साहब पूछते, अलाउद्दीन साहब हम किस सोने से महसूलात अदा करेंगे? अलाउद्दीन साहब कहते, सरदार का काम खुफिया है शहनशाह साहब। शाहीन साहब पूछते, क्या ये हमसे खुफिया भी राज है? अलाउद्दीन साहब कहते, ऐसा लगता है कि खुफिया है शहनशाह साहब। किसी दौरान एक जानब से औची साहब अपनी बेटी चोलपान के हमरा आ रहे होते हैं। चोलपान औची साहब से कहती, बाबा होशियार रहे। औची साहब कहते, फिक्र मत करो बेटी। और फिर औची साहब और अलाउद्दीन साहब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। चोलपान कहती, आपका सफर महफूज रहे अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला, और सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि फातिमा खातून को जहर का असर होना शुरू हो जाता है और उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। फलादियुस भी उसे दूर से देखता है और परेशान होता है। फातिमा एक जगह पर बैठ जाती है तो फलादियुस कहता, जहर अपना असर दिखा रहा है, और फातिमा की जानब बढ़ने ही लगता है। इस दौरान यगीत उसके पास आता है और उसे देखकर कहता, फातिमा खातून क्या आप ठीक हैं? फातिमा कहती, मैं ठीक हूँ यगीत साहब, कुछ नहीं हुआ। तो यगीत कहता, बहनों जल्दी से नमकीन लस्सी बनाओ, शहद का शरबत, जो भी बेहतर हो बनाओ। फलादियुस ये सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा गमजदा होता है। फातिमा कहती, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। यगीत कहता, ठीक रहो, यकीनन हमेशा ठीक रहो। क्या पता मुझे अचानक तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो। फातिमा कहती, मैं जरा थक गई हूँ, मैं चलती हूँ, और उठकर जाने लगती है। तो यगीत कहता, तुम हमेशा मुझसे भागती हो, हमेशा भागती हो, अब भी भाग जाओ, लेकिन ये ले लो। और कंगी फातिमा खातून को देता है और कहता, मैंने कहा था कि जान का कर्ज है, तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, रख लो। इस पर फातिमा वो कंगी ले लेती है और कहती, ठीक है मैं ले लेती हूँ, मगर ये आखिरी बार था, इसके साथ ही ये कर्ज का मामला खत्म हुआ, इजाजत दें। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से यगीत परेशान होते हुए कहता, कैसे खत्म हो सकता है? किसी दौरान अपने सिपाहियों को आवाज देता है, सिपाहियों किसी को करीब मत आने देना, दरवाजे बंद कर दो। जबकि फलादियुस एक जानब छुप जाता है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलादियुस कहता, बेवकूफ आदमी, वक्त कम है, वक्त कम है, और बहुत गुस्से में आ रहा होता है। जबकि दूसरी जानब बोरसा किले में तैकफुर सारोज गुस्से से किले के अंदर दाखिल होते हुए कहता, लानती तुर्क, उन्होंने हमें जाल में फंसा लिया, वो हमारे हर कदम, हमारी हर सांस पर नजर रखे हुए हैं। तो उसका कमांडर कहता, गोदामों में गंदम का एक दाना नहीं बचा जनाब, अगर मदद ना आई तो। सारोज गुस्से से कहता, आएगी आएगी, मैं मदद का कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो कमांडर कहता, फलादियुस शायद हमारी निजात का जरिया बन जाए जनाब। तो सारोज कहता, अगर फलादियुस का दिमाग और दिल हमारे साथ है तो मुझे डर है कि कहीं वो अपने बाप और भाई के इंतकाम के पीछे ना पड़ जाए। तो कमांडर कहता, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, अवाम परेशान है, कुछ लोग तो हथियार डालने का सोचने लगे हैं। तो सरोज गुस्से से कहता, हथियार डालने का? जलील कुत्तो, हम बरसों से बोरसा के लिए लड़ रहे हैं, हथियार डालने की बात कहां से निकल आई? और फिर कहता, देखो मैगनोस, इन्हें बता दो मैगनोस, अगर इस मामले के आखिर में मौत भी हो तब भी मैं बोरसा इनके हवाले नहीं करूंगा, मैं उरहान से ये जंग नहीं हारूंगा। तो मैगनोस कहता, जो हुक्म जनाब, और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि तैकफुर सारोज बहुत परेशान होते हुए कहता, तुम किस जहन्नम में हो फलादियुस, तुम किस जहन्नम में हो? जबकि इधर सगोत में फलादियुस निहायत परेशान होते हुए कहता, मुझ पर तुम्हारी जान का कर्ज है, मैं इसे चुकाऊंगा फातिमा, हिम्मत रखो। और फिर जल्दी से भागता हुआ घर की छत पर चला जाता है और खिड़की से अंदर दाखिल हो जाता है। जबकि इधर फातिमा अपने कमरे में मौजूद होती है और पानी से अपने हाथ धो रही होती है। उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं कि एकदम वो जमीन पर आ गिरती है और बेहोश हो जाती है। जबकि इसी दौरान फलादियुस जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो फातिमा जमीन पर गिरी पड़ी होती है। वो फातिमा फातिमा पुकारता हुआ उसके पास आता है। फातिमा अपने होश खो बैठी होती है। तो फलादियुस फातिमा को पकड़कर बैठाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फातिमा नहीं उठती। और फिर फलादियुस तरियाके जहर निकालता है और कह रहा होता है, तुम बहुत ताकतवर खातून हो, तुम बहुत ताकतवर खातून हो। और उस तरियाके जहर को फातिमा के मुंह में डाल देता है और फिर दुआ करते हुए कहता है, ए यसू मसीह, बराए करम इसे मुझे बख्श दे, बराए करम। किसी दौरान फातिमा को थोड़ा होश आता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता, फलादियुस जा चुका होता है। फातिमा अपने आप को इस हालत में देखकर थोड़ा हैरान और परेशान होती है। जबकि दूसरी जानब एजने के किले में हम देखते हैं कि जरकुताई अपने घोड़े पर सवार हुए किले के अंदर दाखिल होता है, जहां पर मुख्तलिफ किलों के तकफुरान मौजूद होते हैं। जरकुताई उन्हें कहता, दस्तूर, उरहान साहब तशरीफ ला रहे हैं। कि पीछे से ही उरहान साहब सरदारी पगड़ी पहने अपने घोड़े पर सवार हुए किले के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर एक तकफुर कहता, अजीम रोम के नाम पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, एजनिक में खुश आमदीद। उरहान साहब अपने घोड़े पर से नीचे उतरते हैं और उसके पास आकर कहते, सलाम हो मेरे भाई, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जिस पर वो उरहान साहब से हाथ मिलाता है। उरहान साहब कहते, आपको भी सलाम, वतन की हिफाजत करने वाले बहादुर सिपाहियों। ये सुनकर बाजंतनी सिपाही बहुत हैरान होते हैं और एक दूसरे की जानब देखते हैं। और फिर वो कमांडर तकफुर कहता, गवर्नर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप और आपके सिपाहियों को अपनी तलवारें बाहर छोड़नी होंगी। उरहान साहब कहते, हम अपने अल्फाज को अपना हथियार बनाने आए हैं, किसी का दिल न तोड़ें। और फिर जरकुताए उरहान साहब और बाकी सब अपनी अपनी तलवारें अपने सिपाहियों को थमा देते हैं। उरहान साहब कहते, हम जो तहाइफ लाए हैं बराए करम इन्हें कबूल करें। तो वो तकफुर उस गाड़ी की
जानब देखता है जिस पर बहुत से तहाइफ होते हैं और कहता है आइए चलें, और उरहान साहब को लेकर अंदर दाखिल होता है। उरहान साहब एजनेक किले में से होते हुए अंदर की जानब जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब अब्दुर्रहमान, दुमरुल और बाकी काई सिपाही एक जगह पर घात लगाए बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाहियों का काफिला वहां से गुजर रहा होता है। बालाबान कहता मुझे मालूम नहीं था कि एजनेक बोरसा से ज्यादा मालदार है, जरा इन संदूकों को तो देखो। जिस पर दुमरुल उसे देखते हुए कहता जरा इन नजरों को तो देखो, आंखें देखो, संदूक देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई हैं। तुम जानते हो ना कि हम ये संदूक अपने लिए नहीं ले रहे। तो बालाबान कहता मेरा सोने चांदी से कोई काम नहीं मेरे भाई, तुम ये क्या लगाते हो कि ऐसी गुलाब की खुशबू आती है। तो अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता खामोश, हम यहाँ तफरीह के लिए आए हैं क्या? अपने फर्ज पर ध्यान दो सिपाहियों, तैयार हो जाओ, वो करीब आ रहे हैं। और फिर सब उठ खड़े होते हैं और अब्दुर्रहमान तीरंदाजों से कहता है तीर अंदाजो। तो तीरंदाज अपने तीर खींच लेते हैं और फिर अब्दुर्रहमान अपने कुल्हाड़े से एक रस्सी काट डालता है तो एक दरख्त उस काफिले के सामने आ गिरता है। कितने में ही तमाम तीरंदाज फौरन अपने तीर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर छोड़ देते हैं, जिससे बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही हलाक हो जाते हैं। और फिर दुमरुल, बालाबान और बाकी तमाम काई सिपाही बाहर निकल आते हैं और उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। जो भी उनके सामने आता है उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। अब्दुर्रहमान बहादुरी के साथ अपना कुल्हाड़ा चला रहे होते हैं और कई बाज़ंतीनी सिपाहियों को एक ही हल्ले में मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि कंत्राली भी अपनी दोहरी तलवार चला रहा होता है और बहुत से बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। बालाबान भी किसी से कम नहीं होता, दुमरुल भी उन्हें काटता ही चला जा रहा होता है और यह लड़ाई थोड़ी देर जारी और सारी रहती है, लेकिन बहुत ही जल्द तमाम के तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और काफिले को लूट लिया जाता है। जबकि इधर एजने के किले में तकफूर का कमांडर जरकुताई को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। जरकुताई कहता काइयों के सरदार, सरहदों के महाफिज, तमाम तुर्कमानों के रहनुमा गाजी उस्मान साहब के बेटे उरहान साहब के अगले ही लम्हे उरहान साहब एजने किले के मरकजी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और तकफूर की जानब बढ़ते हैं। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ होता है जिनमें खवातीन और मर्द हजरात होते हैं और एजनिक के अमीर तरीन लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं और बड़े बड़े ताजर होते हैं। तकफूर कहता हम आपको सुन रहे हैं उरहान साहब। तो उरहान साहब कहते लगता है मेरी आमद से आप ज्यादा खुश नहीं हुए। तकफूर कहता बोरसा का मुहासरा करने वाला, वहां की आवाम को अंदर कैद करने वाला, उनको भूख और गुर्बत का शिकार करने वाला शख्स मुझसे कैसे इस्तकबाल की उम्मीद रखता है। तो उरहान साहब कहते दोस्ताना। तो तकफूर हंसता है और फिर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ते हुए उरहान साहब के पास आता है और कहता दोस्ताना, हाँ जब भी हमने आप लोगों से दोस्ती की हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ उरहान साहब। उरहान साहब कहते मशहूर तुर्क सूफी मौलाना रूमी फरमाते हैं जो गुजर गया वो कल था मेरी जान, आज कुछ नया कहने का वक्त है, मैं भी इसलिए यहाँ आया हूँ। और फिर सबसे मुखातब होकर कहते ए अजनिक के लोगों, जैसा कि आप जानते हैं हम बोरसा के साथ हालत जंग में हैं। हम बोरसा के साथ दोस्त थे मगर दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि बोरसा के गवर्नर ने हमारे बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को झटक दिया, हम पर हमले शुरू कर दिए, हमारे काफिलों को लूटा, उसने हमारे पास जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो तकफूर कहता उरहान साहब ये कहानियां आप हमें क्यों सुना रहे हैं। उरहान साहब कहते मेरे लिए दोस्ती बहुत अहमियत रखती है, इसलिए मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ और अब मैंने फैसला किया है, अब से आप मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर तकफूर कहता क्या आपने अकेले ही फैसला कर लिया मेरी दोस्ती का। उरहान साहब कहते मैं अपनी दोस्ती और दुश्मनी का फैसला अकेले कर सकता हूँ, मैंने इसमें कोई रुकावट नहीं देखी। तकफूर कहता इतना लंबा सफर बेकार तो नहीं किया है ना, मैं आपकी पेशकश सुनना चाहता हूँ। उरहान साहब कहते मैंने सुना है कि आप बोरसा की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं, बोरसा जल्द ही फतह हो जाएगा। यह सुनते साथ ही वहां मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते ये कैसे हो सकता है। पूरे कमरे में शोर हो जाता है तो खलील बुलंद आवाज से कहता खामोश खामोश हो जाओ। और फिर उरहान साहब कहते तुम ना तो इस मामले में पड़ोगे, ना सिपाही, ना कोई और चीज मुहैया करोगे, वरना जब बोरसा गिरेगा तो वो एजनिक पर आ गिरेगा। तो तकफूर कहता शायद आपने एजनिक की हिफाजती फसीलों पर गौर नहीं किया उरहान साहब, जो इन पर चढ़ाई करने आता है वो इन्हें कभी रास्ता नहीं देती। उरहान साहब कहते दरवाजे से निकलते ही हर तरफ हम हैं, ना सफर कर सकेंगे ना तिजारत, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा मशवरा है कि आप बोरसा के मामले में दाखिल ना हो, मैं भी आपके लिए रास्ते खोल दूंगा, आजादी से अपनी तिजारत करें, अपने शहर में आजादी से रहें, बोरसा की तरह अपने लोगों को भूख और गुर्बत का शिकार न होने दें। तो तकफूर कहता जैसे बोरसा आपका हो गया हो, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जब चाहे एजनिक भी ले लेंगे उरहान साहब। उरहान साहब कहते ए एजनिक वालों, मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, आप सब गवाह हैं, मैं आप सब के सामने एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि आप बोरसा को मदद जाएगी या नहीं जाएगी। इस पर सब खामोश रहते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में काफिले को लूटने के बाद बालाबान जब संदूकों को खोलता है तो वो सोने के सिक्कों और बर्तनों से भरा हुआ होता है। ये सब देखकर कंत्राली कहता इन सोने के सिक्कों से आधा एजनिक खरीदा जा सकता है। तो दुमरुल कहता वल्ला इन सिक्कों से पूरा एजनिक भी खरीदा जा सकता है, मगर जाहिर है सोच विचार तो करनी पड़ेगी। तो बालाबान कहता तुम मत सोचो दुमरुल, तुम्हारा यह अखरोट जितना दिमाग सोचने के काबिल नहीं है। यह सुनकर दुमरुल गुस्से से बालाबान की जानब बढ़ता है तो कंत्राली उसे पीछे हटाता है और फिर इसके बाद बालाबान जैसे
ही संदूक को उठाने की कोशिश करता है तो वजनी होने की वजह से उसे उठाया नहीं जाता। यह देखकर दुमरल हंसने लग जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी कमजोर ताकत जवाब दे गई? तो बालाबान कहता, इस बाज़तिनी काफिर की कमर भी मजबूत निकली, उन्होंने इतना सोना कैसे लाद लिया? तो अब्दुर्रहमान कहता, तुम जिन्हें मजबूत कह रहे हो वो सब अब जमीन पर लेटे पड़े हैं। और फिर इसके बाद कंतराली बालाबान और दुमरल से कहता, तुम दोनों उरहान साहब के पास जाओ और उन्हें खुशखबरी दो। अब्दुर्रहमान कहता, हम इतना सोना लेकर घूमने वाले तो नहीं है, जो उरहान साहब ने कहा वही होगा। जबकि इधर एजनी के किले में तकफूर उरहान साहब से कहता, बाज़तिनी कभी तुर्कों के सामने सारे नहीं झुकाएंगे, बाज़तिनी तुम्हारा अंजाम बनेगा। उरहान साहब कहते, हमारे खिलाफ आने वाले कितने ही कमानदार मट्टी में मिल गए, कितने ही किले फतह हुए, कितनी माएं, कितने महबूब, कितने ही बहादुर काम से निढाल हो गए। तो तकफूर कहता, मगर बोरसा कायम है। उरहान साहब कहते, मैं एक साबर इंसान हूँ गवर्नर। तकफूर कहता, हरगिज नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सर पर क्या मुसीबत आने वाली है। उरहान साहब कहते, मुझे नहीं मालूम कि मेरे सर पर क्या आएगा, लेकिन एजनिक तुम्हारे सर पर आन गिरेगा। तो तकफूर कहता, बात खत्म हो चुकी है। उरहान साहब कहते, जब तक मैं खत्म न कहूँ ये खत्म नहीं होगी, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमने कबूल नहीं किया, यहाँ मौजूद सब गवाह हैं। अब मैं बरियो जमा हूँ, जब वो दिन वो वक्त आएगा तो तुम्हारा जो कुछ भी है मैं तुम्हारी अवाम में मैं बांट दूंगा, मैं इन्हें गुलामी से आजाद करूंगा। और फिर कहते हैं, ए एजनिक के लोगों, जो कोई मेरे वतन में पनाह लेगा इसकी जानो माल को नहीं छुआ जाएगा, जो कोई मेरे परचम के साए तले पनाह लेगा इसके मजहब को नहीं छेड़ा जाएगा, जो अपनी जिंदगी मुझे सौंपेगा वो मेरे सर का ताज होगा, लेकिन जो कोई इसके साथ खड़ा होगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। अलविदा। और ये कहकर उरहान साहब वहां से वापस रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।